हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। ये वीडियो विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिन्होंने बिहार एस्टेट हिंदी का पेपर दिया था। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑफिशियल आंसर की एस्टेट का जारी कर दिया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा, और ऑब्जेक्शन का जो डेट है, जो आपत्ति करने की निर्धारित तिथि आप लोगों को दी गई है, वो 20 अक्टूबर तक की है। इस वीडियो में हम 8 ऐसे क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे और बात करेंगे जिसके उत्तर बीएसईबी के द्वारा गलत दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं प्रूफ के साथ कि कौन कौन से प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि यदि अजय उत्तर की ओर मुख करके सिर के बल खड़ा होता है तो उसका बायां हाथ किस दिशा की ओर होगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया था उत्तर, सेकंड दक्षिण, थर्ड पूर्व एंड फोर्थ ऑप्शन था पश्चिम। यहाँ पे बोर्ड ने जिस ऑप्शन को करेक्ट माना है, जिस उत्तर को सही माना है, वो है ऑप्शन डी यानी कि पश्चिम। लेकिन इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ग यानी कि पूर्व। चलिए इसको डिटेल्स में समझ लेते हैं। जब भी हम किसी रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारा जो फ्रंट होता है, हमारी सीधी जो दिशा होती है वो होती है नॉर्थ यानी कि उत्तर। तो जाहिर सी बात है उसकी अपोजिट दक्षिण होगी, और फिर लेफ्ट साइड पश्चिम होगी और राइट साइड पूर्व होगी। ठीक है, तो यदि अजय उत्तर की ओर सिर करके सीधा खड़ा होता तो निश्चित तौर पर उसका जो दायां हाथ होता वो पूर्व दिशा और बायां हाथ पश्चिम दिशा में होगी। लेकिन प्रश्न में चूंकि बात की गई है कि वो सिर के बल खड़ा होता है, ठीक है, तो उसका बायां हाथ जो है वो डेफिनेटली सीधे खड़े होने की अपोजिट डायरेक्शन यानी कि पूर्व की तरफ होगी। अतः बीएसईबी द्वारा दिया गया ऑप्शन डी जो है उसकी जगह ऑप्शन सी यानी कि पूर्व सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया था आपसे कि इनमें से कौन एनसीएफ 2005 के मार्ग सिद्धांतों में नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया था आपको रटंत्र प्रणाली से शिक्षा को मुक्त करना, तो ये निश्चित तौर पर एनसीएफ 2005 के सिद्धांतों में उल्लेखित है। सेकंड था कि परीक्षा प्रणाली को ज़्यादा लचीला बनाना, तो ये भी एनसीएफ 2005 के सिद्धांतों में निहित है। थर्ड है विद्यालय से बाहरी जीवन को ज्ञान से जोड़ना, तो ये भी एनसीएफ 2005 के सिद्धांतों में आया है, जबकि बोर्ड ने इसको यानी कि ऑप्शन ग को माना है कि एनसीएफ 2005 के सिद्धांतों में विद्यालय को बाहरी जीवन से जोड़ना नहीं है। जबकि 38 का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन डी यानी कि एकीकृत पाठ्य पुस्तकों का विकास। ठीक है, इसको हम डिटेल्स में समझ लेते हैं। एनसीएफ 2005 का जो मुख्य उद्देश्य है जीवन एवं ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना। इस प्रक्रिया में बच्चों के विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। एनसीएफ 2005 को प्राथमिक शिक्षा में लागू किया गया था और इस अधिनियम प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों को रटने की प्रणाली से मुक्त कराना था ताकि विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास हो सके। इसको थोड़ा और डिटेल्स में अगर हम जाने तो इस सिद्धांत के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है। एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य जो था वो जीवन एवं ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना था और इस प्रक्रिया में बच्चों के विद्यालयी जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना था। जबकि बीएसईबी ने माना है कि ये जो है वो एनसीएफ 2005 के सिद्धांत से रिलेटेड नहीं है। और अगला जो इस सिद्धांत का तथ्य था वो था एनसीएफ 2005 को प्राथमिक शिक्षा में लागू किया गया था और इस अधिनियम प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों को रटने की प्रणाली से मुक्त कराना था ताकि विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास हो सके। तो इसको हमने समझ लिया कि यहाँ पे जो बोर्ड ने ऑप्शन ग यानी कि ऑप्शन सी को माना है कि विद्यालय से बाहरी जीवन को ज्ञान से जोड़ना, ये एनसीएफ 2005 के सिद्धांतों में नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी इसका सही होना चाहिए था, यानी कि यहाँ पे बोर्ड ने जो उत्तर ग दिया है वो गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की, जिसका उत्तर बीएसईबी की तरफ से गलत दिया गया है। प्रश्न पूछा गया था आपसे कि सीता और गीता की वर्तमान आयु 3:4 में है। दोनों की आयु का गुणनफल 48 है, यानी कि दोनों की आयु को अगर हम गुना करते हैं तो हमें 48 वर्ष मिलता है। अगर हम उनकी आयु को जोड़ें तो हमें कितना वर्ष मिलेगा, यानी कि उनकी आयु का जो योग है वो हमें पता करना था। ऑप्शंस थे आपके 7, सेकंड ऑप्शन था 21, थर्ड था 14 एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है 28। तो यहाँ पे बोर्ड ने जिस उत्तर को सही माना है, उन्होंने जिस ऑप्शन को करेक्ट माना है वो है ऑप्शन डी यानी कि 28। अगर हम 28 को 3:4 में अरेंज करें तो हमारे सामने 12 और 16 आएंगे। ठीक है,
तो अगर इसको हम गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 48 तो कतई नहीं आएगा। तो चलिए इसको डिटेल्स में समझ लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न में सीता और गीता की एज का जो रेशियो है वो 3:4 बताया गया है। आयु का गुणनफल 48 है। यहाँ पे हमें उनकी एज का योग बताना है। ऑप्शन 1 में 7 है, सेकंड में 21 है, थर्ड में 14 है एंड फोर्थ ऑप्शन 28 है। अकॉर्डिंग टू BSCB करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि 28। 28 को अगर हम 3:4 में अरेंज करेंगे तो हमें 12:16 प्राप्त होगा। 12 को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 192 आएगा, ना कि 48 आएगा। और 6 × 8 अगर हम करते हैं तो हमारे पास 48 आएगा और 6 + 8 करने पर हमारे पास 14 आएगा। यानी कि ऑप्शन सी जो है वो डेफिनेटली इसका सही होगा। इसलिए आपको इस प्रश्न पे भी आपत्ति करनी चाहिए। निश्चित तौर पर इस प्रश्न के लिए भी आपके 1 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 में पूछा गया था आपसे कि हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास किसे माना जाता है। ऑप्शंस थे आपके रतिनाथ की चाची, सेकंड है बलचनमा, थर्ड मैला अंचल एंड फोर्थ ऑप्शन था सेठ बाकेमल। तो यहाँ पे बोर्ड की तरफ से जिस उपन्यास को हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना गया है वो है मैला अंचल, ठीक है, जिसकी रचना जो है वो 1954 में हुई थी। इसको डिटेल्स में समझ लेते हैं हम। तो हिंदी में आंचलिक औपन्यासिक परंपरा की सर्वश्रेष्ठ कृति मैला अंचल है, ना कि सर्वप्रथम कृति मैला अंचल है। 1954 में प्रकाशित फणीश्वर नाथ रेणु का मैला अंचल हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यास की परंपरा को स्थापित करने का पहला सफल प्रयास है। हालांकि नागार्जुन ने रेणु से पहले लिखना शुरू किया था। उनके रतिनाथ की चाची जो कि 1949 में लिखी गई थी, बलचनमा जो कि 1952 में लिखी गई थी, नई पौध 1953 और बाबा बटेश्वरनाथ 1954 में भी आंचलिक परिवेश का चित्रण हुआ है। तो अगर रतिनाथ की चाची 1949 में ही लिखी गई थी और बलचनमा 1952 में लिखी गई थी, तो 1954 में प्रकाशित फणीश्वर नाथ रेणु जी की मैला आंचल हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास नहीं होगा। ये उत्तर भी बोर्ड की तरफ से जो दिया गया है वो सरासर गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी BSCB को करेक्शन की जरूरत है। प्रश्न पूछा गया था आपसे कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शंस थे आपके कि वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, सेकंड था विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, थर्ड है शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है एंड फोर्थ ऑप्शन है सीखना व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो ये चारों जो स्टेटमेंट्स हैं, ये चारों जो कथन है, ये चारों के चारों सही है। जबकि बोर्ड ने माना है कि विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, यह कथन सही नहीं है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। विकास की जो प्रक्रिया है वो मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी। इसका प्रूफ भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे अगर आप गूगल करते हैं कि विकास मात्रात्मक है तो आपको जवाब मिलता है कि विकास में मात्रात्मक लक्षणों के साथ ही गुणात्मक लक्षण भी शामिल होते हैं। इसलिए बोर्ड ने जो ये माना है कि विकास मात्रात्मक नहीं है, ये सरासर गलत है। एक कमजोर और एक कुशाग्र बच्चे को देखकर विकास की दर का अनुमान लगाना संभव है, लेकिन जरूरी नहीं कि यह अनुमान सटीक हो। तो हम अपने पॉइंट पे रहते हैं। बोर्ड ने जो कहा है कि विकास में मात्रात्मक लक्षण नहीं होते, ये गलत है। विकास जो है वो मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। क्लियर होगा। आगे अगर इसको देखें तो बड़ा या अधिक उन्नत बनने के लिए विकास एक गुणात्मक और मात्रात्मक प्रक्रिया का संयोजन है। काफी सारे ऑप्शंस और काफी सारे बुक में आपको ये मिल जाएगा कि विकास जो है वो मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। इसलिए बोर्ड का जो ऐसा मानना है कि विकास की प्रक्रिया मात्रात्मक नहीं है वो डेफिनेटली रॉन्ग है। और चूंकि इसमें चारों कथन यानी कि चारों ऑप्शंस जो है वो सही ही है विकास के बारे में, इसलिए इसके कॉमन मार्क्स आप सभी को मिलने चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया था कि विद्यालय के परिभ्रमण कार्यक्रम में जाने हेतु अपनी पोती को उसके पिता से बहस करते देख दादी उससे कहती हैं कि तुम एक अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो सकती, तुमसे कौन शादी करेगा अगर तुम एक लड़के की तरह व्यवहार करोगी। यह कथन इनमें से क्या दर्शाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया था आपको कि दादी की लिंग के प्रति आसक्ति, सेकंड है लड़का एवं लड़की के गुणों के प्रति रूढ़िवादी सोच, थर्ड ऑप्शन था बालिका लिंग की ठीक पहचान नहीं एंड फोर्थ ऑप्शन था परिवार में बच्चों के पालन में अनुभूत कठिनाइयाँ। तो ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा जा चुका है और इसका उत्तर सीटेट ने ऑप्शन बी
यानी कि लड़का एवं लड़की के गुणों के प्रति रूढ़िवादी सोच को माना था। और डेफिनेटली इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ख ही होगा। लड़का एवं लड़की के गुणों के प्रति रूढ़िवादी सोच यानी कि विचार बना लेना पहले से ही, जिसको हम पूर्वाग्रह बोलते हैं। लेकिन बोर्ड ने, बीएसईबी ने जिस उत्तर को सही माना है वो है ऑप्शन क, दादी की लिंग के प्रति आसक्ति। तो ये इसका सही उत्तर नहीं होगा और इसमें बोर्ड को करेक्शन की जरूरत है। उनको ऑप्शन ख को सही मानना चाहिए और इसके मार्क्स जिन्होंने ख लगाया होगा उनको मिलना चाहिए। यहाँ पे उसी क्वेश्चन को मैं आपके सामने प्रूफ के साथ रखना चाहूँगी। यहाँ पे आप पेपर का सेट देख सकते हैं। पेपर 2 में पूछा गया था सितंबर 2016 में और ये जो पेपर का सेट था वो डबल आई था। ठीक है, इसको मैं आपको दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 है, देख लीजिए। और यहाँ पे अगर आप देखें तो सीटेट सितंबर 2016 और ये एग्ज़ाम जो था वो 18/9/2016 को हुआ था। बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 20 की, तो इसका करेक्ट आंसर जो सीबीएसई ने माना था वो था 20 का 2, यानी कि इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन 2, लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा। जबकि बीएसईबी ने इस ऑप्शन को सही नहीं मानकर दादी की लिंग के प्रति आसक्ति को सही माना है, जो कि एकदम से गलत है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया था आपसे कि निम्न में से कौन एक शिक्षक की भूमिका की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया था आपको कि एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का दृढ़ता से अनुसरण करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन था कि समय पर पाठ्यक्रम को पूरा कराना महत्वपूर्ण है। थर्ड है ऐसे आराम के माहौल का निर्माण कराना जहां बच्चे संवाद और खोजबीन के माध्यम से सीख सके। एंड फोर्थ ऑप्शन था कि शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है कि वह वर्ग कक्ष में अनुशासन बनाए रखे। तो यहाँ पे बीएसईबी ने जिस उत्तर को करेक्ट माना है वो है आपका ऑप्शन डी, शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है कि वह वर्ग कक्ष में अनुशासन बनाए रखे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और एक टीचर का जो सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है वो है कि वो ऐसी सिचुएशन का निर्माण करे, ऐसे आराम के माहौल का निर्माण करे जहां बच्चे संवाद यानी कि बातचीत और खोजबीन के माध्यम से सीख सके। इसलिए 45 का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन ग, क्योंकि शिक्षक जो होता है वो एक सुविधादाता, सुगमकर्ता के रूप में दिखाया जाता है। यहाँ पे आराम का माहौल निर्माण करने से मतलब ये नहीं है कि उसको रेस्ट करने के लिए, उसको सोने के लिए, बल्कि स्टूडेंट्स को ऐसा कंफर्टेबल फील करवाना है। उनको ऐसा आराम का माहौल, उनको ऐसा कंफर्टेबल लगना चाहिए जिसमें वो आसानी से बिना किसी हिचक के संवाद और खोजबीन के माध्यम से सीख सके। इसलिए 45 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन ग, ऐसे आराम के माहौल का निर्माण करना जहां बच्चे संवाद और खोजबीन के माध्यम से सीख सके। तो यहाँ पे इसको प्रूफ के रूप में मैं क्वेश्चन नंबर 27 जो उन्होंने पूछा है उसी को रखूंगी कि शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो सुगमकर्ता के रूप में शिक्षण, यानी कि टीचर को एक सुगमकर्ता, एक सुविधादाता के रूप में देखा जाता है। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 के लिए कंप्लेन कर सकते हैं और ऑप्शन ग को सही मान के, और उनका जो उत्तर दिया गया है घ ये बिल्कुल गलत है, इस पे आप चैलेंज उनको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया था कि एक बच्चा श्यामपट्ट पर लिखी गई बातों या फिर प्रिंट सामग्री से नकल कर लिखने में बहुत सारी गलतियां करता है, वह ग्रसित है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया था डिसलेक्सिया से, सेकंड है डिस्ग्राफिया से, थर्ड डिसकैलकुलिया से एंड फोर्थ ऑप्शन है डिस्प्रैक्सिया से। तो उन्होंने प्रश्न में पूछना क्या चाहा है ये स्टैंडी उनका क्लियर नहीं है। अगर आप इसको समझना चाहो तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक बच्चा जो है वो श्यामपट्ट पर लिखी गई बातों या फिर दूसरी प्रिंट सामग्री से नकल कर लिखने में गलतियाँ करता है। यानी कि ये भी हो सकता है कि उसको देखने में प्रॉब्लम होती होगी, यानी कि वो सही से कॉपी नहीं कर पाता होगा, वो सही से पढ़ नहीं पाता होगा कि बोर्ड पे लिखा क्या है, या फिर किसी भी प्रिंट समृद्ध या फिर किसी भी बुक से वो कॉपी नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर उसको खुद के मन से लिखने को कहा जाए तो वो लिख सकता है। ये स्टैंड उनका क्लियर नहीं है कि उसको कॉपी करने में प्रॉब्लम होती है या फिर उसको मन से लिखने में प्रॉब्लम होती है। अगर उसको इन दोनों ही चीज़ों में प्रॉब्लम होती है तो वो निश्चित तौर पर डिस्ग्राफिया से ग्रसित है। लेकिन अगर उसको देखने के कारण, यानी कि श्यामपट्ट से उतारने में या फिर प्रिंट समृद्ध सामग्री से नकल करने में वो गलतियां करता है, उसको देखने की प्रॉब्लम होती है, कॉपी करने की प्रॉब्लम होती है, यानी कि वो सही ढंग से देख नहीं पाता है, तो वो डिसलेक्सिया से ग्रसित है। और अगर उसको लिखने में प्रॉब्लम होती है तो वो डिस्ग्राफिया से ग्रसित है। यानी कि इस प्रश्न को लेकर उनका स्टैंड क्लियर है ही नहीं।
वो कहना क्या चाह रहे हैं। अगर वो कहना चाह रहे हैं कि वो श्यामपट्ट पर लिखी या फिर दूसरी प्रिंट सामग्री से नकल करके लिखने में गलतियां करता है, तो इसका ये भी अर्थ हो सकता है कि अगर वो अपने मन से किसी भी चीज़ को लिखे तो वो गलतियां ना करे। अगर वो ऐसा करता है तो वो डिस्ग्राफिया से ग्रसित है, ये आप कैसे कह सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि वो सही से देख नहीं पाता है, जिसके कारण से उसको लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो मुझे लगता है कि इस पे आप सबको कॉमन मार्क्स मिलने चाहिए, और जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था, चूंकि उनका स्टैंड ही क्लियर नहीं है, इसलिए प्रश्न को उनको गलत मानना चाहिए और इसके मार्क्स सबको इक्वल देने चाहिए। इसके अलावा कोई और प्रश्न भी अगर आप लोगों को लगता है कि उसमें भी करेक्शन की ज़रूरत है तो कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो बस टाइम ज़्यादा नहीं है, फटाफट से आपत्ति दर्ज कराना शुरू कर दीजिए आप लोग, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने एफबी व्हाट्सएप ग्रुप में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करा सके और बोर्ड को वापस से इन प्रश्नों के उत्तर में सुधार करना पड़े। धन्यवाद।